क्या खोया क्या पाया, 16 समझौतों पर मुहर लगी है और दोस्ती को मिला है नया नाम। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक शब्द बदला तो क्या बदला, 16 समझौतों में ऐसा क्या है। कहा जा रहा है कि मारक हथियारों के मामले में दोस्ती भारत और इजराइल की और पक्की हो जाएगी। साथ साथ हथियार बनाएंगे, तकनीक भी शेयर करेंगे। तो सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे से भारत को और क्या मिला और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, इसी पर आज बात होगी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और यह है लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का दूसरा दिन था। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई, 16 समझौतों पर दस्तखत हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू मीडिया के सामने आए। ऐलान हुआ कि भारत और इजराइल के रिश्तों को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। इसके पहले 2017 में इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था, तो एक तरह का अपग्रेड। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये कहेंगे कि स्पेशल शब्द जुड़ जाने से बदल क्या जाएगा। आमतौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है कि डिफेंस और ट्रेड जैसे कुछ खास मोर्चों पर साथ मिलकर के काम करना, लेकिन जब इसमें स्पेशल शब्द जुड़ जाता है तो बात इन क्षेत्रों से आगे भी बढ़ती है। लेन देन के अलावा साझा उसूलों और गहरे तालमेल की बात होती है। दोनों देश रणनीतिक तौर पर अब एक दूसरे के करीब आते हैं। ये सब कुछ जमीन पर कैसे दिखेगा, एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी सामान्य भाषा में कहे कि आप नॉर्मल चाय पिएंगे या स्पेशल चाय पिएंगे, तो आप कौन सी चुनेंगे? स्वाभाविक रूप से आपकी पसंद होगी स्पेशल चाय की। आप किसी दुकान पर जाके भी कहें कि स्पेशल चाय बनाइएगा, तो मेहमान को भी खास लगता है और दुकानदार भी थोड़ी सी कीमत बढ़ा देता है उन चीज़ों की। लेकिन स्पेशल का मतलब ही यही होता है कि इसमें कुछ विशेषता आपने जोड़ी है। उसके अंदर हो सकता है कि दूध ज़्यादा डाला गया हो, अदरक ज़्यादा डाला गया हो, उसको थोड़ी देर ज़्यादा उबाला गया हो, तो इसको स्पेशल। ये हम चाय से अगर अलग हट के बात करें तो किसी भी रणनीतिक साझेदारी के अंदर स्पेशल का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि उसमें आपने कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और जोड़े हैं। यानी उसमें आपने ये सहूलियत दी है कि कुछ जो टेक्नोलॉजी हम आमतौर पर लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं, वो भी हम इनके साथ मिलकर करेंगे। ये इनेबलिंग प्रोविजंस होते हैं, यानी इनके द्वारा सरकारें अपने यहाँ पर वैधानिक प्रावधान बनाती हैं कि चूंकि हमने अपनी पार्टनरशिप को, अपनी साझेदारी को एक विशेष स्तर दिया है, इसलिए अब हम ये सारी चीजें और कर सकते हैं। यानी हम एडवांस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो साझा कर सकते हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो कि आमतौर पर कोई भी देश दूसरे देश के साथ में साझा नहीं करता है, क्योंकि देखिए, आप सामान बेचते हैं, तकनीक नहीं बेचते हैं। और जब किसी के साथ आप तकनीक साझा करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको अपने मुनाफे का भी हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। आप उसमें अपने उत्पादन का भी भविष्य देख रहे हैं। और इस उत्पादन के भविष्य को अगर आप ऐसे समझें कि यदि इजराइल को, मान लीजिए कि इजराइल को अपने यहाँ पर करीब करीब 50,000 मिसाइलें बनानी है। 5,000 मिसाइलें बनाने की उसके पास क्षमता है, लेकिन 50,000 मिसाइलें बनाने के लिए हो सकता है कि उसको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत हो, उसको अपने यहाँ पे नया प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, और इसके लिए उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। लेकिन भारत जैसा साझेदार, जो कि एक बड़ा स्किल दे सकता है, एक बड़ा स्केल दे सकता है उसे, भारत के साथ में उत्पादन लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि भारत बड़ा ख़रीदार भी है। तो क्यों ना सामान का उत्पादन खरीदार के यहाँ ले जाया जाए, वहीं उत्पादन किया जाए, आपका एक बड़ा जो चंक है वो बिक भी जाता है, और उसके साथ साथ आपके उत्पादन की जो सुविधा है, जो या कह लीजिए उसकी जो चुनौती है, वो भी हल हो जाती है। तो अब दोनों देशों ने तय किया है कि डिफेंस के क्षेत्र में साझेदारी और बढ़ाई जाएगी। हथियारों का जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी का हब है। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भारत पहले ही इजरायली हथियारों का एक बड़ा खरीदार है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली एक संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री बोलते हैं जिसको, सिप्री के आंकड़े ये बताते हैं कि 2020 से 24 के बीच भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदे। लिस्ट कुछ ऐसी है: रूस से सबसे ज़्यादा 36%, दूसरे नंबर पर फ्रांस 33%, तीसरे नंबर पर इजराइल 13%। लिस्ट में इसके बाद 9.6% पर अमेरिका है, 3% पर ब्रिटेन है, बाकी बचा है 5.5%, 5.4%, वो हमने बाकी दूसरे देशों से लिया है। इजराइल दुनिया भर में जितने भी हथियार बेचता है उसका 34% अकेले भारत खरीदता है। इसके अलावा स्पेस, परमाणु ऊर्जा, आधुनिक खेती और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दोनों देशों ने रजामंदी जता दी है। प्रधानमंत्री ने I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE के बीच रणनीतिक साझेदारी और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का जिक्र किया। कहा गया कि इन पर तेजी से काम होगा। इसके अलावा अब इजराइल में भी भारत का UPI चलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मिडिल ईस्ट के तनाव का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा जंग के बजाय शांति का पैरोकार रहा है। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा ही जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री ने इस दौरे को बेहद कामयाब बताया। उन्होंने मोदी सरकार के काम करने के तरीके की तारीफ की। कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच एक बड़ी G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बैठक होगी। इसके लिए वो अपने मंत्रियों का एक डेलीगेशन भारत भेजेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि भारत से उनका एक गहरा निजी रिश्ता भी है। अपनी पत्नी सारा के साथ उनकी पहली डेट तेल अवीव के एक इंडियन रेस्टोरेंट तंदूरी में ही हुई थी, उसको याद किया उन्होंने। And finally, I have to say at the end of this visit that I owe India, I don't know if I told you this, Narendra, but I owe India a great personal debt. You see, when I met Sarah for the first time, I think our first or second date was in an Indian restaurant in Tel Aviv. It was Rina Pashkarna. And I have to tell you, there is no question. First of all, the food was unbelievable. And Sarah was introduced to it for the first time, so it was a great first date, not only with the food, the date was excellent too. So obviously, I'm indebted to you. दूसरे दिन और क्या क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। दिन की शुरुआत में एक हिंदू त्योहार मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल में काम कर रहे केरल के लोगों के साथ तिरुवातिरा उत्सव में हिस्सा लिया। इसके बाद वो याद वाशम गए। ये एक होलोकॉस्ट म्यूजियम है जहां नाजियों के हाथों मारे गए लाखों यहूदियों की यादें सहेजी गई हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के सांसदों को भारत आने का न्योता दिया। हर्जोग ने कहा कि भारत और इजरायल के युवाओं को पढ़ाई के लिए एक दूसरे के देश आना जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा भी लगाया। इसके पहले 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल भी दिया गया।
जब वो संसद भवन में दाखिल हुए, पूरा हॉल लॉन्ग लिव इंडिया और मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दे करके उनका स्वागत किया। इसके ठीक पहले संसद में हंगामा भी हुआ। जब स्पीकर अपना शुरुआती भाषण दे रहे थे तो विपक्ष के कई सांसद विरोध जताते हुए वॉकआउट कर गए। विरोध इसलिए कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट के चीफ यित्ज़हाक एमित को इस सत्र से बाहर रखा गया था। फजीहत बचाने के लिए पूर्व सांसदों को बुला करके खाली कुर्सियां भरी गई। हालांकि जो विपक्षी नेता गुस्से में बाहर गए थे वो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए वापस अपनी सीट पर लौट आए। ये भी स्पष्ट किया कि इस विरोध का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं था। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर इस स्पीच की चर्चा है, हर किसी की अपनी राय है। तो ये जानना ज़रूरी है कि विदेश नीति के जानकार किस नज़रिए से इसे देख रहे हैं। इजराइल की बार इलान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और भारत की विदेश नीति की जानकार डॉक्टर लॉरेन डागन अमोस ने इस भाषण पर तफसील से अपनी राय लिखी है। उनका कहना है कि इस स्पीच को सिर्फ एक कूटनीतिक रस्म मत मानिए, इसमें एक सदा हुआ सियासी और कूटनीतिक मैसेज था। तारीख में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद में अपनी बात रखी है। मोदी अमूमन हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया ताकि उनकी बात अमेरिका और खाड़ी देशों तक, मिडिल ईस्ट के देशों तक भी पहुंचे और सुनी जाए। इस स्पीच से एक बात साफ हो गई है, भारत अब इजराइल के साथ महज एक अलग थलग द्विपक्षीय रिश्ता नहीं चाहता, सिर्फ बायलैटरल रिलेशन नहीं चाहता, वो उसे एक बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक नक्शे पर देख रहा है। एक ऐसा नक्शा जहां भारत अपना रसूख और दायरा बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि मोदी ने IMEC और I2U2 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का जिक्र किया। अब इम्तिहान ये है कि ये सारी बातें ज़मीन पर कितनी हकीकत बन पाती हैं। इस दौरे पर और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब बारी सुर्खियों की। क्यूबा ने दावा किया है कि उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और एक अमेरिकी रजिस्ट्रेशन वाली स्पीड बोट के बीच हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। क्यूबा की सरकार के मुताबिक हमले में मारे गए चारों लोग क्यूबा के ही नागरिक थे जो अमेरिका में रहते हैं। सरकार के मुताबिक उस नाव में कुल 10 लोग थे। 25 फरवरी को क्यूबा के उत्तरी तट के पास जब कोस्ट गार्ड की टीम नाव की पहचान करने पहुंची तो नाव में बैठे लोगों ने कथित तौर पर गोलियां चला दी। इसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई जिसमें 4 लोग मारे गए, 6 लोग घायल हो गए। एक क्यूबाई कमांडर भी घायल हुआ है। क्यूबा का कहना है कि ये लोग हथियारों के साथ देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उनका मकसद हमला करना था। इनमें से कई लोगों का पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है। नाव से पिस्तौल, असॉल्ट राइफल, देसी बम और कुछ अन्य हथियार भी मिलने का दावा किया गया है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और बाकी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका भी इस घटना की जांच कर रहा है। उस नाव में अमेरिकी सरकार का कोई व्यक्ति नहीं था। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते पहले से ही तनाव में हैं। जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद हालात वहां पर और ख़राब हुए हैं। वहीं ट्रंप ने क्यूबा को भी चेतावनी दी है कि वो समझौता करे, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले लग रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते अब एक नए दौर में प्रवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ साल में ये रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। सबसे बड़ा विवाद आपको याद होगा तब हुआ था जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। भारत ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था। निज्जर को भारत ने 2020 में खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़े आरोपों के कारण आतंकवादी घोषित किया था। अब मार्क कार्नी की सरकार का कहना है कि कनाडा की जमीन पर होने वाली हिंसक घटनाओं से भारत को जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। भारत यात्रा से पहले मीडिया ब्रीफिंग में कनाडा के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ओटावा और नई दिल्ली के बीच सुरक्षा बातचीत और सहयोग में प्रगति हुई है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि अब कनाडा को भारतीय एजेंट्स की तरफ से दखल को लेकर पहले जैसी चिंता नहीं है। ये बयान पिछले साल कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के आरोपों से काफ़ी अलग है। उस समय एजेंसी ने भारत पर कनाडा में विदेशी दखल और जासूसी में शामिल होने का आरोप लगाया था। साथ ही कनाडा को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि भारत ने इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत और कनाडा दोनों ने ही एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को अपने देश से निकाल दिया था।
अब प्रधानमंत्री कार्नी इंडो पैसिफिक दौरे पर निकल रहे हैं और सबसे पहले भारत आ रहे हैं और उनका मकसद व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना और ख़राब हुए संबंधों को सुधारना है। वे अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे, उसके बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दुनिया में तेज़ी से बदलती व्यापार नीतियों और ट्रंप के टैरिफ को लेकर के जो अनिश्चितता है, उसमें दोनों देशों के बीच नए आर्थिक साझेदारी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। कार्नी सरकार का कहना है कि बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रतिभा, संस्कृति और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारी पर जोर रहेगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।